हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज से हम स्पेशल मैट्रिसेस पर सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पेशल मैट्रिसेस में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि हम किस टाइप की मैट्रिसेस को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और रियल भी हो सकती है। एंट्रीज कहीं से भी आ सकती हैं। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर ही आना चाहिए। तो आइडेम्पोटेंट बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स भी पढ़ते हैं ग्रुप में और आगे भी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 2 0 0 0। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दोबारा से यही मैट्रिक्स आ रही है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमें मान लीजिए 4x4 मैट्रिक्स अगर दी है तो आपकी एंट्रीज क्या बन जाएंगी, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, यहाँ पर हमने n×n की मैट्रिक्स ली है तो एंट्रीज क्या है, 1/n 1/n 1/n। जब आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/n। यहाँ पर जो 1/n उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/n²। फिर ये हमारा अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1/n²। कितने आएंगे ऐसे करके, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं, तो n/n² हो जाएगा जो कि 1/n ही आ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री 1/n ही आई। सेकंड देखोगे तो वो भी जो 1 2 एंट्री है वो भी 1/n ही आएगी। तो आपका जो बी स्क्वायर है वो बी ही बन जा रहा है। तो ये बी भी क्या बन जाएगी, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किसे करती है, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ज्योमेट्रिकली एक प्रोजेक्शन मैप को रिप्रेजेंट करती है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा। प्रोजेक्टर क्या करता है कि एक वाइट स्क्रीन पर आपकी इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा होता है, इमेज दिखा रहा होता है, उसकी स्क्रीन उस स्क्रीन पर वो सब दिख रहा होता है हमें। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्शन का जब हम वेक्टर स्पेस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एक वेक्टर स्पेस को, कंप्लीट स्पेस को, वेक्टर स्पेस हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है। इस पूरे स्पेस को जब हम इसके किसी सब स्पेस पर प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब इस पूरे स्पेस को हम एक सब स्पेस पर देख रहे हैं कि उस सब स्पेस पर इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। अब ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये दो तरह की हो सकती है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या ओब्लीक प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे आपने अब तक पढ़ा है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है 3,2। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसकी प्रोजेक्शन बताओ एक्स एक्सिस पर, तो क्या करते हो आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पर। तो आपने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपको जिस सबस्पेस पर प्रोजेक्ट करना था उसके परपेंडिकुलर आपने क्या बनाया, लाइन बनाई है। और फिर आपने ये देखा कि इस स्पेस पर ये जो वेक्टर है ये किसके बराबर आ रहा है, आपका 3,0, यानी 3 आ जाएगी। 3,2 की प्रोजेक्शन कहां पर, एक्स एक्सिस पर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन दो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो आपकी प्रोजेक्शन इस तरफ कितनी आ जाएगी, 2। सही बात है, ये 0,2 पॉइंट है। ये हो गया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। जब आप क्या कर रहे हो, जिस स्पेस पर आपको प्रोजेक्ट करना है उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो। नाउ सपोज आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करने की ना बोलता, आपको बोल देता कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है और उसकी प्रोजेक्शन आपको देखनी है वाई इज इक्वल टू एक्स पर। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, से 1,4, और मुझे इसकी प्रोजेक्शन कहां पर देखनी है, मुझे इसकी प्रोजेक्शन देखनी है y इज इक्वल टू एक्स पर। ये लाइन है, इस पर प्रोजेक्शन देखनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर भी इस लाइन पर मैं क्या ड्रॉ करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ना। तो ये सारी हो गई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जब मैं परपेंडिकुलर के अलोंग ही ड्रॉप करके, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है ये मैं बता रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये भी हमें दिया है कि हमें किस सबस्पेस के अलोंग प्रोजेक्ट करना है, यानी कि किस सबस्पेस पर प्रोजेक्ट करना है और अलोंग किस सबस्पेस की। मतलब अब आपको क्या दिया है कि आपको परपेंडिकुलर नहीं लेना है। आपको बोला है कि आपको y इज इक्वल टू एक्स पर इस पॉइंट की प्रोजेक्शन बतानी है अलोंग सम से, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग आपको प्रोजेक्ट करना है, इस लाइन के अलोंग आपको प्रोजेक्ट करना है। तो इस केस में आप इस लाइन के पैरेलल चीज इस पर ड्रॉप करोगे, पैरेलल लाइन जो है वो आप y इज इक्वल टू एक्स पर ड्रॉप करोगे और ये आपका प्रोजेक्शन बनेगा। दो तरह की प्रोजेक्शन यहाँ से देख सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि भाई आपको परपेंडिकुलरली ड्रॉप करना है और आपका जो कंप्लीट वेक्टर स्पेस है वो w और w परप में आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर हम इसको डायरेक्ट सम में भी लिख देते हैं, है ना। लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो रही हो चीजें। ठीक है, जो हमारे वेक्टर्स हैं बेसिस में वो दूसरे में भी हो, इसमें भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोनों ही केसेस में, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनाइट स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट स्पेस में जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप ये नोटिस करोगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, आइडेम्पोटेंट बनेगी। यानी कि अगर आपकी सपोज मैट्रिक्स ए बन रही है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपका ए स्क्वायर ए ही होगा हर एक केस में। अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई होगा। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के केस में क्या हो जाती है, एक एसेंशियल कंडीशन और आ जाती है कि अगर आप ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये ए जो है वो क्या बन जाता है हमारा,
ये मैट्रिक्स हमारी सेल्फ एडजॉइंट भी बन जाती है, यानी इसका स्टार जो है वो ए के बराबर ही होगा। अगर यहाँ पर ए में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो स्टार ले लीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है तो सिंपली आपका ट्रांसपोज से ही काम चल जाएगा। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में हमारे पास आइडेम्पोटेंट होने के साथ साथ जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या बन जाती है, सेल्फ एडजॉइंट भी बन जाती है। ऑब्लिक के केस में हम ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का अगर कोई भी आपके पास ऐसा है कि किसी वेक्टर स्पेस को हम उसके किसी सब स्पेस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ऑर्थोगोनली कर रहे हो सकता है कि हम किसी और सब स्पेस के अलोंग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपकी जो मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा क्या बनती है, आइडेम्पोटेंट बनती है, यानी A² की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब हम बढ़ते हैं एल्जेब्रा ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस की तरफ। इसमें क्या बोला है कि भाई हमारे पास मान लीजिए कि दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनके ऊपर देखेंगे कि क्या उनका सम आइडेम्पोटेंट होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन होगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो A+B आइडेम्पोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं बोलेंगे कि A+B आइडेम्पोटेंट बन ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है कि ए हमारी आइडेम्पोटेंट है, बी भी आइडेम्पोटेंट है, बट A+B आइडेम्पोटेंट नहीं है। अब पूछेगा भाई ठीक है, तो कौन सा केस ऐसा है जिसमें वो आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आती है रिक्वायर्ड कंडीशन। हमने कैसे निकाला कि भाई हमें चेक क्या करना है, A+B जो है वो क्या बनना चाहिए, आइडेम्पोटेंट बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, A+B का जो स्क्वायर है वो क्या बनना चाहिए, A+B के बराबर बनना चाहिए। तो हमने A+B का होल स्क्वायर उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, सॉल्व किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप डायरेक्टली A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB नहीं लिखते हैं मैट्रिसेस में, बिकॉज मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव हो। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होंगी तभी AB = BA होगा और तभी आप 2AB लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन जनरल आप ये मिस्टेक यहाँ पर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² AB BA + B²। मुझे क्या चाहिए, A² की जगह तो A हो गया, ठीक है, A आइडेम्पोटेंट दिया था, B² की जगह B हो गया, B आइडेम्पोटेंट दिया था, A+B आना चाहिए सिर्फ। तो मतलब कि ये सिर्फ ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, AB को -BA के बराबर होना चाहिए। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AB को किसके बराबर होना चाहिए, -BA के बराबर होना चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ए से। तो यहाँ पर ए बी ए बन जाएगा और यहाँ पर बी A² बन जाएगा, लेकिन A² फिर से ए के बराबर है, यानी AB हमारा -BA के बराबर आ जाएगा। फिर इसी को हम क्या कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, ए से। प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ A² बनेगा, अगेन ए हो जाएगा, यहाँ पर -AB ए बनेगा। ठीक बात है, ओके। अब यहाँ पर इन दोनों को देखिए, A की जगह पर मैं -AB लिख सकती हूँ, या फिर आप ABA, यहाँ पर ABA की जगह पर -BA रख लीजिए, तो AB BA के बराबर आ गया। ठीक है, AB और BA दोनों अगर बराबर हैं, AB और BA दोनों अगर बराबर हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा कि 2AB किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी AB किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपका जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी कि AB जो है वो BA के बराबर है और 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होनी चाहिए और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी एडिशन जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन का केस, कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भाई A-B हो भी सकता है आइडेम्पोटेंट, हो सकता है कि ना हो। तो यहाँ पर हमारा केस आ गया, A हमने लिया, B हमने लिया, A-B निकाला और फिर A-B का स्क्वायर निकाला है। कंडीशन रिक्वायर्ड क्या आएगी, इसमें भी दोबारा से वही निकाल कर देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ तक रिड्यूस हुआ। अब हमें क्या चाहिए, मुझे A तो मिल गया, इसकी जगह पर मुझे क्या चाहिए, -B चाहिए। सही बात है ना। A-B का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, A-B के बराबर होना चाहिए आइडेम्पोटेंट होने के लिए। तो यहां से मेरे पास ये कंडीशन आई कि AB + BA = 2B होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर AB और BA दोनों B के बराबर हो जाएं, AB और BA दोनों बराबर हों और दोनों B के बराबर हो जाएं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये आपका एक स्पेशल केस हो सकता है कि अगर AB BA के बराबर है और वो B के बराबर है, तो -B उन दोनों मैट्रिसेस का क्या बन जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब आइडेम्पोटेंट बनेगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें क्या चेक करना है कि AB कब आइडेम्पोटेंट बनेगा। तो AB का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, AB × AB। अगेन जब कम्यूटेटिव होगा तभी मैं BA की जगह पर क्या लिख पाऊंगी, AB लिख पाऊंगी, और ये A² और ये B² बनेगा, है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, कम्यूटेटिविटी की कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। ये आप एग्जाम्पल वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो क्या आइडेम्पोटेंसी कंडीशन मेंटेन रहती है, नहीं। इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर आपका कांस्टेंट 0 या फिर 1 है तभी आपकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी वो आइडेम्पोटेंट बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आने वाली मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट नहीं होगी। ठीक है, कैसे निकाली भाई, KA का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, KA के बराबर ही आना चाहिए, यानी कि K² K के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन, दो वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज K की आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद से वेरीफाई करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कोई भी पॉजिटिव पावर करते हैं तो एन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पावर है।
ठीक है, z से बिलोंग कर रहा है, z प्लस। अगर हम a की कोई भी पॉजिटिव पावर अगर करते हैं और a एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो हमेशा a रेज़ टू पावर n क्या आता है, a ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर a रेज़ टू पावर n का क्या मतलब है कि a को मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो ये a स्क्वायर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। फिर अगले वाला जो a स्क्वायर है वो फिर से a बन जाएगा। अगले वाला जो पेयर है वो अगेन a स्क्वायर बन के a बन जाएगा। फिर अगले वाला पेयर a बन जाएगा। फिर पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो एक एक करके क्या आपका रिड्यूस होता जाएगा और लास्ट में आपका ए ही आएगा। तो आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कीजिए वो हमेशा क्या आएगी, ए ही आएगी। अब हमारे पास दो चीजें और रह गई, एक तो रह गया ट्रांसपोज। अगर मेरे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या उसका ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट हो गया। और दूसरा केस रह गया कि इनवर्स, कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या आएगा। तो अगर हम ट्रांसपोज की बात करें कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए इज आइडेम्पोटेंट, देन ए ट्रांसपोज आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का ट्रांसपोज, राइट। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। और ए स्क्वायर क्या है, ए, यानी ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या देखा कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज देख लिया। अब बच क्या, इनवर्स। तो इनवर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल हो वो हमारे पास क्या पॉसिबल है, सिर्फ आइडेंटिटी ही पॉसिबल है। ये हम आगे देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बारे में। हमने देखा कि अगर कोई भी हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। सही बात है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर एक्स की जगह इज इक्वल टू ए रखूँ तो एक्स इज इक्वल टू ए इसका क्या बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू ए जो है ए मैट्रिक्स के लिए ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, एक एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल फॉर अ मैट्रिक्स इफ एफ ऑफ ए इज जीरो। इफ एफ ऑफ ए इज जीरो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक बात है। अब इस एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल से हम रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहली बात कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास रिजल्ट है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है मैट्रिक्स का, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है मैट्रिक्स का लोएस्ट डिग्री लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ ए इज जीरो, जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो हमेशा एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। वो हमेशा एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल ये है तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स, क्योंकि वही इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, है ना, एक्स कॉमन निकाल के। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक एक्स बन जाएगा, एक एक्स माइनस वन बन जाएगा, एक एक्स इंटू एक्स माइनस वन बन जाएगा। तो ये हमारे पॉसिबल तीन केसेस आएंगे। अगर कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो तो या तो एक्स हो सकता है, या एक्स माइनस वन हो सकता है, या एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो सकता है। ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तीनों जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, ये तीनों में जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो एक्स की पावर वन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन है, एक्स की पावर वन है, यहाँ पर एक्स एक फैक्टर है और एक्स माइनस वन मतलब अलग अलग एक्स माइनस अल्फा टाइप के इसके पास फैक्टर है। ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें जो है लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। इसलिए हम एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल पता चला, उससे हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पता चला, और मिनिमल पॉलिनोमियल से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी, क्योंकि उसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल है उन सब में ही क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है तो हमारे पास एक रिजल्ट है। हमने पढ़ा था कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक बात है। तो ये जो आइगन वैल्यूज होती हैं, एवरी आइगन वैल्यू इज रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आल्सो, रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आल्सो इज अ रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो आइगन वैल्यूज पॉसिबल है वो क्या क्या पॉसिबल होंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, वो भी निकाल सकते हैं। अगर ये मिनिमल हुआ तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या रूट्स हैं बताना तो जरा, सिर्फ जीरो है। इसके क्या रूट्स हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके क्या रूट्स हैं, इसका रूट वन है। अगर ये मिनिमल हुआ तो हमारे पॉसिबल रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके जीरो और वन आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए हमारे पास है तो उसके लिए पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे, सिर्फ जीरो या वन। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ से आइगन वैल्यूज भी निकाल ली। जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमने कैसे निकाली थी, पिछली क्लास में हमने सीखा था शायद रैंक वाले में, कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स देखो,
अगर लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट है तो लैम्डा मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट बनना चाहिए, लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पर डिफरेंट कि इनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी होगी लैम्डा की उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, और यहाँ पर जो लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी है वो डिपेंड करेगी किस पर, आइगन वेक्टर पर डिपेंड करेगी। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी या उसका जो फैक्टर, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है वो किस हिसाब से आएगा, आइगन वेक्टर पर डिपेंड करेगा कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में हमें आइगन वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लैम्डा अगर रूट है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल का अवश्य बनेगा। तो यहां से हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल से हम कहां पर पहुंच गए, पॉसिबल आइगन वैल्यूज पर पहुंच गए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। तो हमारे पास पॉसिबल आइगन वैल्यूज आई, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। फिर हमने पढ़ा था कि जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। इसका मतलब ट्रेस ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस, मान लीजिए 0 की मल्टीप्लिसिटी हमारे पास एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर मान लीजिए कितनी है, 3 है, और 1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मान लीजिए 4 है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 3 बार आ रहा है, 3 बार आइगन वैल्यू बन रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, और 1 4 बार आ रहा है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे 4 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे हैं, उसके एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 होगी। तो ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, 0 तो हट दे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आइगन वैल्यू 1 आया होगा उतनी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। ठीक बात है। अब यहीं से ट्रेस से आप रैंक भी बता सकते हो, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था रैंक वाली वीडियो में कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उस केस में उसकी जो रैंक है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो जाता है। तो इस केस में 2 ही आइगन वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो हमें क्या किसके लिए, रैंक के लिए हमें क्या कलेक्ट करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, राइट, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। यहां पर नॉन जीरो क्या है, 1, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, राइट, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब डायगोनलाइजेबिलिटी का एक और रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि भाई डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब क्या है कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ रही होगी। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से डिसाइड होती है कि भाई x माइनस लैम्डा की पावर n, ये n कितना है जो इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है हर एक लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ से हमारी क्या डिसाइड होगी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम डिसाइड करते हैं आइगन स्पेस से। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी आइगन वैल्यू के हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आइगन स्पेस से, मतलब कि उसके आइगन स्पेस का डायमेंशन कितना है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, वो हमारा क्या बताता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा बताता है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबिलिटी के केस में हमारा क्या हो जाएगा कि जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उसकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ट्रेस हमने देख लिया, रैंक हमने देख लिया, अब डिटर्मिनेंट की भी बता दो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हो जाता है। अब पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या है, 0 या 1। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है इनका, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज अगर 1 ही हुई, 0 हुई ही नहीं, तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। हो सकता है कि उसके पास एक भी अगर आइगन वैल्यू 0 हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट उस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके अब हम रिजल्ट देखते हैं आगे। तो रिजल्ट 1 से शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया कि भाई आइगन वैल्यूज उसकी पॉसिबल क्या है, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि द ओनली इनवर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। एकमात्र इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। डिटर्मिनेंट 1, क्या डिटर्मिनेंट 1 की हर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर ये आइडेंटिटी कैसे आया, ये आइडेंटिटी ऐसे आया क्योंकि हमने जो मिनिमल पॉलिनोमियल देखे थे पॉसिबल, वो क्या आए थे, एक्स आया था, x माइनस 1 आया था और x इंटू एक्स माइनस 1 आया था, राइट। या तो ये हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a 0 होना चाहिए, यानी कि a जो है वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो x मिनिमल पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब a हमारी एक 0 मैट्रिक्स होगी। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब a माइनस आइडेंटिटी, 1 रिप्रेजेंट आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिसेस, राइट।
किसके बराबर हो जाएगा, 0, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल कब आएगा, जब हमारी ए आइडेंटिटी है, और ए जब आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या है, उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या है, 1 है। ठीक है, और ये मिनिमल पॉलिनोमियल तब बनेगा जब हमारी मैट्रिक्स ना तो जीरो मैट्रिक्स है और ना ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब उसके पास 0 भी आइगन वैल्यू है और 1 भी आइगन वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के बारे में हमें नहीं पता, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द ओनली इनवर्टिबल आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। बिकॉज इसका यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स का। यहाँ पर देखो कि उसके पास 0 भी आइगन वैल्यू है, 1 भी आइगन वैल्यू है, तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ओनली केस ये बचा, और इस केस में हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। इसी केस में हमारा डिटर्मिनेंट 1 आएगा। नेक्स्ट है, इफ मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी, अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है और वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो वो आइडेंपोटेंट नहीं हो सकती है। इफ अ मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी, अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है और वो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है, लेकिन वो ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, तो क्या वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती है। बिकॉज हमने ऊपर वाला रिजल्ट देखा कि द ओनली इन्वर्टिबल आइडेंपोटेंट इज आइडेंटिटी, उसके अलावा कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि रैंक ऑफ द आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर हो जाती है, ट्रेस के बराबर हो जाती है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, क्योंकि ट्रेस भी किसके बराबर हो जाएगा, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। और रैंक भी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि द पॉसिबल आइगन वैल्यूज जो है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की वो क्या है, 0 है या फिर 1 है। या तो 0 आइगन वैल्यू पॉसिबल है या फिर 1 आइगन वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की कोई आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। रिजल्ट 4 क्या कह रहा है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस हमेशा डायगोनलाइजेबल होती हैं, उनके आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस को हम हमेशा किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमेट्रिक दिखा सकते हैं, मतलब कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रही होगी सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर ए आइडेंपोटेंट है, एक मिनट, अगर ए आइडेंपोटेंट है और हमें दिया है कि जो बी है वो सिमिलर है ए के, सिमिलर है ए के, देन क्या बी भी आइडेंपोटेंट होगी, इज बी आइडेंपोटेंट, बताओ। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट 5 क्या बोल रहा है कि जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं, या तो x होगा या x-1 होगा या x इंटू x-1 होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हमारा अलग से सेपरेट लेक्चर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 1 की वो किसके बराबर हो जाती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट बताइएगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी जो है वो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है, ठीक है, आइडेंपोटेंट है यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, और ए जो है वो जीरो नहीं है, देन इट गारंटीज दैट 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो क्या ये गारंटीड है कि ए के पास एक आइगन वैल्यू तो 1 है ही, जी बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बोला कि ए जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब जो है वो ए जीरो के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स तो बन नहीं सकता। तो और कौन सी पॉसिबिलिटी बची मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए, x-1 और x इंटू x-1, और इन दोनों ही केसेस में हमारा जो फैक्टर क्या बन रहा है, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, इसका रूट बन रहा है, और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट बन रहा है, इसका मतलब 1 जो है वो क्या बनेगी, आइगन वैल्यू बनेगी, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है, तो ये हमारा गारंटीड हो जाएगा, आइगन वैल्यू बन जाएगा। एंड देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यस। देखो, अगर कभी भी लैम्डा किसी मैट्रिक्स की या किसी ऑपरेटर के आगे आप डिफाइन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन की आप डिफाइन करोगे, आइगन वैल्यू बन रहा है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू बन रहा है किसी मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग, तो आप वहां से एक चीज गारंटी कर सकते हो कि तो एटलीस्ट 1 आइगन वेक्टर तो मिला ही होगा, तभी तो आइगन वैल्यू बनेगा। क्योंकि हमने आइगन वैल्यू की ये डेफिनेशन भी तो देखी थी कि ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, एक नॉन जीरो वेक्टर वी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, तभी तो लैम्डा आइगन वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो एक 1 अगर आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो मिला ही होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी केस में अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है 1 की वो 2 है, ऐसी कुछ मैट्रिक्स है आपके पास, तो इस केस में आपके पास 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे और 1 आइगन वैल्यू है, और इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो x इंटू x-1 बनेगी, क्योंकि 0 भी आइगन वैल्यू है और 1 भी आइगन वैल्यू है। ठीक है, आइगन वैल्यू कैसे निकालना है हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, रैंक वैल्यू में, और इस पर अलग से वीडियो भी आ जाएगा।
नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 7। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ऑफ साइज m n क्रॉस n ओवर R इज नॉट अ सबस्पेस। क्या मतलब है कि अगर हम सारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को कलेक्ट कर लें तो क्या वो सबस्पेस बनाएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वो सबस्पेस नहीं बनाता है। क्यों? अब जीरो मैट्रिक्स तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, नॉन एम्प्टी तो है। सबस्पेस टेस्ट लगा रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है। लैम्डा ए फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, क्या ये बिलोंग करेगा इस सेट में? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि अभी अभी पढ़ा था कि लैम्डा अगर 0 और 1 है तभी करेगा, अदरवाइज तो लैम्डा ए आइडेम्पोटेंट नहीं बनेगा। और ए प्लस बी भी नहीं जाएगा, उसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन थी, तभी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है वो सबस्पेस नहीं बनाता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 8। ये क्या कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, ए बी अगर ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी दोनों ही हमारी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन रही हैं। कैसे निकाला? ए बी अगर ए के बराबर है तो हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको ए से, तो यहाँ पर ए बी ए बन जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमें क्या मिल गया भाई, बी ए जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसकी जगह हमने बी रख दिया, तो आ गया ए बी ए स्क्वायर के बराबर। अब ए बी ए के बराबर है, ए बी ए स्क्वायर के बराबर, यानी ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए आइडेम्पोटेंट है। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि बी भी आइडेम्पोटेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी ए आ रहा है आगे वाला, बी ए बी आ रहा है आगे वाला, तो हमारा ए और बी क्या बन जाते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि से बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मान लेता है कि बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, आई एन माइनस बी की। आइडेंटिटी बी हमारी जो है वो एन क्रॉस एन की है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए क्या होने चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तो आइडेंटिटी भी हमने किसके लिए, एन क्रॉस एन के लिए है। आई माइनस बी जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। हमने प्रूव किया कि भाई इसका स्क्वायर करके देखोगे तो आपके पास यही आ रहा है वापस से, ठीक है। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इन दोनों के लिए, इस बी के लिए जो हमने आइडेम्पोटेंट लिया था और इस ए के लिए जो हमने आई एन माइनस बी करके निकाला है, हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं कि ये दोनों ए और बी आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करते हैं। क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। देखो करके देख लेना, ए इंटू बी, ए की वैल्यू रख दी आई एन माइनस बी, तो यहाँ से आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ रही है। ऐसे ही बी ए निकालोगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, जो एडिशन वाला रिजल्ट था कि एडिशन कब बनता है, उसमें यही कंडीशन आई थी ना कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से कि ए इंटू बी भी हमारा क्या हो रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पर। ओके, एडिशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ए प्लस बी भी आपकी क्या बन जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी आ रही है, आइडेम्पोटेंट होती है। अब इन दोनों पर बात करते हैं, रैंक और नलिटी का क्या रिलेशन है। तो यहाँ से एक चीज देखिए कि अगर मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है जो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, आइगन वैल्यूज के सेट पर बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके पास 1 आइगन वैल्यू होगी, 0 आइगन वैल्यू होगी, 1 या 0, यही दो आइगन वैल्यू हो सकती है। n क्रॉस n की है मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि n1 टाइम्स 1 आया है और n2 टाइम्स 0 है, मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 n1 है और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 n2, ठीक है यहाँ पर बिल्कुल। और हमने बोला था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल होती हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी यही रही होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यही रही होगी, इसका मतलब क्या है, मेरे पास आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग n1 आइगन वेक्टर्स मिल रहे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट n1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे होंगे। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास n2 li आइगन वेक्टर्स मिल रहे होंगे। यहाँ पर n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू फॉर आइडेंटिटी, ठीक बात है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात कि पूरा का पूरा जो स्पेस है, मान लीजिए आई हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो पूरा Rn जो है या फिर जो भी आपकी फील्ड है, मान लीजिए Kn, वो क्या बनती है, आइगन वेक्टर बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, आइगन वेक्टर बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हमें एल आई ढूंढने, तो मेरे पास आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एल आई एन वेक्टर्स कोई भी बना सकती हूँ मैं, ऐसे मुझे एल आई सेट लेना है बेसिकली यहाँ से, जिसमें एन एलिमेंट हो, ठीक है, नॉन जीरो, ओके, नॉन जीरो एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी इंटू वी क्या हो जाता है, वी हो जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा क्या आ गया, 1, यही तो देखा था, ए वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा भी होना चाहिए। तो हर एक नॉन जीरो वेक्टर जो है वो एज एन आइगन वेक्टर काम कर देता है आइडेंटिटी के लिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये क्यों डिस्कस किया है, ये इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि मेरे पास बी की आइगन वैल्यूज हैं और मुझे आई एन माइनस बी की आइगन वैल्यूज की बात करनी है, ठीक है।
अब हम अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो n1 li आइगन वेक्टर मिले हैं मुझे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज v1 v2 vn1, ठीक है, उनसे मैंने यहां रखा v1, इनमें से कोई भी एक वेक्टर, तो ये क्या देगा, in v1 हो जाएगा माइनस b v1 हो जाएगा, सही बात है। अब आइडेंटिटी को v1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो v1 ही दे देगा, माइनस b v1 क्या दे देगा, लैम्डा v1 दे देगा, लैम्डा यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, v1 माइनस v1, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइगन वेक्टर v1 था जो कि b में लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग था, वो in माइनस b में आइगन वेक्टर तो है लेकिन आइगन वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, आइगन वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो n1 li आइगन वेक्टर थे हमारे लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स b, वो एज इट इज हमारे in माइनस b में आइगन वेक्टर बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं b की रैंक की बात करूं तो वो क्या आ रही थी, n1 आ रही थी। b की रैंक की बात करें तो क्या आ रही थी, n1 आ रही थी, है ना। और यहां पर a की रैंक की अगर मैं बात करूं तो a की रैंक जो है वो किसके बराबर आएगी, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो हमें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखने पड़ेंगे। तो आप क्या करिए, यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए u1 u2 un2 ये जो है ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर बी। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं n2 नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं, li आइगन वेक्टर्स हैं, ये in माइनस बी के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं in माइनस बी की बात करूं तो इसकी रैंक जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज यानी 1 1 1 1 कितनी बार रिपीट होगा, जितने उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल रहे हैं या फिर जितनी उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है या फिर जितनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, कितने हो जाएंगे, n2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रैंक ऑफ ए n2 आ रही है, रैंक ऑफ बी n1 आ रही है, तो n1 प्लस n2 किसके बराबर है, यहाँ से हमने देखा था n के बराबर है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी किसके बराबर है, n के बराबर है। सिमिलरली आप नलिटी के लिए भी निकाल सकते हो, ये बात हमने पिछले रैंक वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। सिमिलरली रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप रैंक ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, n माइनस नलिटी लिख सकते हो, n माइनस नलिटी ऑफ ए लिख सकते हो। सिमिलरली रैंक ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हो, n माइनस नलिटी ऑफ बी लिख सकते हो, ठीक है। ये किसके बराबर है, n के बराबर है, तो एक n कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, n के बराबर है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी आ गई, ठीक है। नलिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस में, ठीक है। क्लियर है सारे रिजल्ट्स। तो ये आप खुद से बैठ के देखिएगा कि बी की आइगन वैल्यूज अगर 1 है 0 है और मान लेते हैं 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी n1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हमें मिलेंगे n1, तो वो सारे जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ए के लिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो आइगन वेक्टर्स बी के लिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो ए के लिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे आइडेंपोटेंट से रिलेटेड सभी रिजल्ट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।